कक्षा 9 के इतिहास की पहला चैप्टर है फ्रांसीसी क्रांति। आपके बीच लेकर उपस्थित हुए हैं। मुझे पूरा उम्मीद नहीं पूरा भरोसा है, अगर आप इस लेसन को मेरे साथ कंप्लीट कर लेते हैं तो यकीन मानिए एक एक बात आपको समझ में आ जाएगी। साथ में इसका PDF हम आपको कमेंट बॉक्स में पिन कर देंगे। तो समझते हैं कि फ्रांसीसी क्रांति कहते क्यों है, आखिर इसे स्वतंत्रता क्यों नहीं कहते हैं। क्रांति कहने का मतलब होता है कि यहाँ पर राजाओं के द्वारा समाज को दो वर्गों में बांट दिया गया था। एक वर्ग था विशेषाधिकार वर्ग, एक था सर्वसाधारण। विशेषाधिकार कहने का मतलब है कि जो पादरी लोग थे, जो चर्च में पूजा पाठ कराते थे, उसके द्वारा वहाँ की जनता को डराया धमकाया जाता है और कहता था कि अगर तुम राजा की बात मानता है तो तुम्हें स्वर्ग मिलेगा, तुम्हें जन्नत नसीब होगी। इसी बात से वहाँ के राजा खुश था, यानी ब्रेन वॉश करता था पादरी सब और कुलीन समाज के लोग। ये ब्रेन वॉश करने का काम करता था सर्वसाधारण से। तो इसी कड़ी में आपको समझाएंगे। उससे पहले हम इसको विद्रोह क्यों नहीं कह सकते हैं, ये विद्रोह क्यों नहीं कह सकते हैं, आखिर हम इसे क्रांति ही क्यों कहते हैं। तो विद्रोह का अर्थ समझ लीजिए, बिना प्लान के हिंसा करना विद्रोह कहलाता है। जैसे 1857 की क्रांति हुई थी, इस पर भारत में, तो वो विद्रोह हुआ था, क्रांति नहीं थी। तो हिंसा करना बिना प्लान, उसमें कोई प्लानिंग नहीं हुआ था। चलिए, उसी कड़ी में स्वतंत्रता संग्राम क्या है। स्वतंत्रता संग्राम करने का मतलब ये प्लान कर किया जाता है, यानी बैठक सैठक करके और उसमें बदलाव होता है और स्वतंत्रता संग्राम कहते हैं। जैसे भारत स्वतंत्र हुआ था इंग्लैंड से, ना जाने कितने वीर सपूतों ने अपनी जान की न्यौछावर दे दी, ना जाने कितने माताओं ने अपने बेटे खोया, ना जाने कितनी बहनों ने अपना पति खोया। तो धीरे धीरे कोई बदलाव लाता है, नहीं हो रही है, उसे स्वतंत्रता संग्राम कहते हैं। अब हम क्रांति किसे कहते हैं। क्रांति का मतलब प्लान करके, यदि कोई अचानक बदलाव हो जाए, बदलाव, उसे क्रांति कहते हैं। तो उम्मीद करते हैं तीनों बात समझ गए होंगे। आखिर विद्रोह, स्वतंत्रता संग्राम और क्रांति में क्या अंतर है। विद्रोह हिंसा करना, जैसे 1857 की क्रांति हुई थी तो वहाँ विद्रोह हुआ था, कि क्रांति हुई तो वहाँ विद्रोह हुआ था। स्वतंत्रता संग्राम, भारत आज़ादी हुआ था, इंग्लैंड इस पर अपना आधिपत्य जमाया हुआ था। क्रांति कहने का मतलब यदि कोई अचानक परिवर्तन यानी बदलाव चाहिए, उसको क्रांति कहते हैं। जैसे अभी TRE 3 का एग्ज़ाम हो गया है और बहुत से शिक्षक साथी सोचते हैं कि मेरा TRE 4 में जल्दी बहाली दे, सरकार का मन है नहीं करता है, तो लोग यहाँ क्रांति कर देता है, रोड पे उतर जाता है। तो सरकार भी अपना बल दिखा देता है, उस पर पत्थरबाजी यानी पानी से, लाठी से अपना बल दिखा देता है। चलिए, इस बात को समझते हुए राजतंत्र कहते किसे हैं। तो राजतंत्र किसे कहते हैं। राजतंत्र का मतलब होता है कि राजा का बेटा ही राजा बनेगा, उसको राजतंत्र कहते हैं। यानी रानी के कोख से बेटा का जन्म हुआ, वही राजा बनेगा। राजतंत्र की शाब्दिक परिभाषा है। अब कहते हैं निरंकुश राजतंत्र क्या हुआ। निरंकुश कहने का मतलब हुआ कि ऐसा राजतंत्र, इस राज्य में जो राजा का जो मूड होगा, उसके मन होगा, यानी अपने मनमानी करेगा, उसी को निरंकुश राजतंत्र कहते हैं। यानी राजा का जो बेटा राजा बनेगा, उसको राजतंत्र कहते हैं। निरंकुश कहने का मतलब कि उस राजतंत्र में राजा अपने मन के हिसाब से चलेगा, यानी मनमानी करेगा। जिसको चाहेगा उसको मार देगा, जिसको चाहेगा उसको फांसी पर लटका देगा,
जिसको चाहेगा छोड़ देगा, जो मन होगा वही बोल देगा। और संवैधानिक राजतंत्र का मतलब होता है कुछ संस्था होती है जो राजा के पर अपना नकेल कसती है। तो आगे चलेंगे कि किस तरह से संवैधानिक संस्था होती है जो राजा के कार्य पर अंकुश लगाती है। जैसे भारत में कोई भी निर्णय होती है तो पहले लोकसभा में, उसके बाद राज्यसभा में होती है, और उसके बाद पारित होने के बाद वो संसद में जाती है। चलिए, संवैधानिक राजतंत्र कहते हैं कि राजा के कार्यों पर अंकुश लगाने का कार्य जो करेगा उसको क्या कहेंगे? संवैधानिक राजतंत्र कहेंगे। इसी में पढ़ेंगे अपने लोग पार्लमा। आगे पढ़ेंगे, एक होता है पार्लमा जिसकी बैठक वहाँ के पादरी करते थे, वहाँ के कुलीन वर्ग करते थे। ये आगे हम बताते हैं इसी वीडियो में, बने रहिएगा। अब गणतंत्र किसे कहते हैं? तो गणतंत्र कहने का मतलब जहाँ पर निर्वाचन होता है उसको गणतंत्र कहेंगे। उसी को गणतंत्र कहते हैं जहाँ पर व्यक्ति को निर्वाचन की विधि यानी वोट की पद्धति से निर्वाचित किया जाएगा, उसको गणतंत्र कहते हैं। ये शाब्दिक सी परिभाषा है। वैसे इतनी बातें आपको दिया नहीं हुआ है आपकी पुस्तक में, हम आपको अपनी तरफ से जोड़ के एक एक बात बताए हैं। चलिए, अब आते हैं फ्रांसीसी क्रांति के प्रमुख कारण। तो क्रांति होने का क्या कारण है इसको जान लीजिए। इसमें सामाजिक कारण, राजनीतिक कारण, धार्मिक कारण, दार्शनिक कारण और आर्थिक कारण, इसको समझते हैं। फ्रांसीसी क्रांति के सामाजिक कारण क्या है? फ्रांसीसी क्रांति के सामाजिक कारण का है कि सन 1789 ईस्वी तक फ्रांस के समाज प्राचीन राजतंत्र प्राचीन राजतंत्र थे प्राचीन राजतंत्र थे। उसको दो भागों में बांटा गया था, समाज और संस्था। यानी पुराने विधि से जो चल रहा था, प्राचीन समाज चलता था, इसको समाज और संस्था के नाम जानते थे। अब देखिए, समाज को स्टेट कहा जाता था। देखिए, अब स्टेट का मतलब जान लीजिए क्या हुआ। स्टेट का मतलब है कि अब इसको तीन भागों में बांटा गया था, एक भाग और दूसरा भाग और तीसरा भाग। आगे चल दिए। प्रथम स्टेट का मतलब होता है जो स्टेट में पादरी को रखा जाता था। पादरी कहे का मतलब है जो चर्च में पूजा पाठ कराते हैं उसको पादरी कहते हैं। जो चर्च में पूजा पाठ कराते थे उसको पादरी कहते हैं। इसमें वो पुरुष जो जीवन भर अविवाहित रहते हैं उसको फादर कहते हैं, और महिला यानी लड़की में जो जीवन भर अविवाहित रहती है उसको मदर कहते हैं। जैसे अपने लोग सुने हैं कि अल्बानिया से आई भारत में मदर टेरेसा, जीवन भर अविवाहित रही तो मदर कैसे हो गई? तो वो पादरी कहने का मतलब पादरी से संबंधित रखते थे। अब आते हैं द्वितीय स्टेट। द्वितीय स्टेट में रखा जाता था सामंत एवं जमींदार को। जमीन के जिसको ज़्यादा होता है उसको जमींदार को रखा जाता था द्वितीय स्टेट में। तृतीय स्टेट में किसको रखा जाता था? किसान को, सर्वसाधारण को। प्रथम स्टेट के पादरी धार्मिक पर कर लगाता था। अब देखिए, टैक्स लगाता था इस पर। यानी दोनों जो था, प्रथम स्टेट और द्वितीय स्टेट, इस पर टैक्स नहीं था। टैक्स नहीं लगा सकते हैं सरकार, वहाँ के राजा टैक्स नहीं लगाते थे। लेकिन राजा प्रथम स्टेट के जो पादरी था इसको कहते थे कि तुम गरीब का, मजदूर का, किसान का ब्रेन वॉश करो, उसको डराओ भगवान के नाम पे, अल्लाह के नाम पे, खुदा के नाम पे, और उसके डर से वो टैक्स देता था। अब देखिए, क्यों नहीं लड़ाई होगा? लड़ाई होना तो वाजिबी है। अब देखिए, फ्रांसीसी क्रांति का उद्देश्य स्वतंत्रता नहीं बल्कि समानता है। इस बात को समझिए। कारण ऐसा है कि वहाँ पर स्वतंत्र क्यों होगा? क्योंकि दूसरा देश का गुलाम थोड़े था, वो समानता चाहता था। आखिर वो भी इंसान है, हम भी इंसान हैं। ऐसा क्यों? राजा दोनों तरह के
स्टेट पर टैक्स नहीं लेता है, सिर्फ तृतीय स्टेट पर टैक्स लेता है, वो भी पादरी हम पर टैक्स लेता था, वो भी धार्मिक कर, धर्म के नाम पर डराता था, धमकाता था। देखिए वहीं भी हो रहा है, अभी भारत में भी हो रहा है, धर्म के नाम पर लोग क्या करते हैं, एक दूसरे को डरा धमका रहे हैं। यहाँ पर राजनीतिक जीत जाता है धर्म के नाम पर। अब फ्रांसीसी क्रांति के सामाजिक कारण राजा था, निरंकुश था। निरंकुश कहने का मतलब जो उस पर अंकुश नहीं लगा सकते थे। अगर आप राजा को बोल देते कि राजा साहब ये काम गलत है, तो राजा आपको तत्काल सर सर से धड़ अलग कर देता था, उस पर गिलोटिन चढ़वा देता था। राजा का जो मन होगा वो करेगा। तो बताइए जिस राज्य में राजा ही मनमानी करे, उसका वहाँ की प्रजा का क्या हाल होगा जानते हैं। उसी बीच 1643 से 1715 ईस्वी के बीच लुई सोलमा का शासनकाल रहा। कहा जाता है कि लुई सोलमा जब राजा बना था तब 5 वर्ष का था। आप ही बताइए 5 वर्ष का कोई नन्हा बालक राजा बन सकता है? लेकिन वहाँ तो राजतंत्र वंशानुगत था, यानी राजा का बेटा ही राजा बनेगा। और आपको बताया है पादरी ब्रेन वाश करता था, अगर राजा के खिलाफ तुम बोलेगा तुम्हें पाप लगेगा, तुम दूसरे जन्म में भी गरीब रहोगे। इस जन्म को कोई देखा ही नहीं है, दूसरे जन्म की बात करता है। चलिए इसी तरह से वहाँ राजा बन जाता है। अब देखिए लुई 14वां के समय उत्तराधिकारी का अधिकारी पद कैसा था? अधिकारी पद कैसा था? वंशानुगत था, वंशानुगत यानी वंश परंपरा से चलता आ रहा था। अब देखिए कुछ समय बीत जाने के बाद लुई 14वां के बाद लुई 14वां का कहना था कि मैं ही राज हूँ, मेरा शब्द ही कानून है। इतना बड़ा निरंकुश, अब कहीं उस राज का क्या होगा। अब आता है लुई 15वां। लुई 15वां इंग्लैंड एवं फ्रांस के बीच कौन सा युद्ध हुआ था? तो इंग्लैंड एवं फ्रांस के बीच हुआ था सप्तवर्षीय युद्ध, बहुत इम्पोर्टेंट है। ये 1756 से 1763 यानी 60 साल तक हुआ था। ये किसके नेतृत्व हुआ था? लुई 15वां के नेतृत्व में। ये लुई 16वां के दादाजी थे। लुई 15वां के नेतृत्व में सप्तवर्षीय युद्ध हुआ था इंग्लैंड एवं फ्रांस के बीच, जिसमें फ्रांस की करारी हार हुई थी और यहाँ से कर्जा शुरू होता है। आप ही बताइए जिस राज्य में पहले से इस तरह की शासन व्यवस्था हो, 2 तरह के वर्ग वहाँ पर शासन चला रहा हो, राजा नाम मात्र का राजा है, तो अब बताइए 2 अरब लिबरे का कर्ज हो गया। वहाँ की मुद्रा थी, बाद में 1794 ईस्वी लिबरे को वहाँ की मुद्रा हटा दी गई फ्रांस से, तो 2 अरब लिबरे का कर्ज हो गया। अब युद्ध में फ्रांस की हार हो जाती है और 2 अरब लिबरे का कर्ज होता है। अब फ्रांस के राजा बुर्बो वंश का संबंधित है। पूछता है कि फ्रांस के राजा जो थे लुई 14वां किस वंश के थे? तो बुर्बो वंश का। अब देखिए फ्रांस की हार हो जाती है। लुई 15वां के शासनकाल में अब आता है उसका पोता लुई 16वां। लुई 16वां का शासनकाल था 1774 से 1792 ईस्वी तक। कहा जाता है कि लुई 16वां 20 वर्ष की आयु में फ्रांस का राजा बना और 1774 ईस्वी में उसका जन्म हुआ था। और उसकी जन्म के समय वहाँ पर भी बहुत कर्जे में डूबा हुआ था फ्रांस, क्योंकि बाप का किया हुआ दादा का किया हुआ सब बाप को भरना पड़ता। अब आगे आते हैं, अब इसकी पत्नी होती है मेरी अंतुआनेत, जो ऑस्ट्रिया की राजधानी है, ऑस्ट्रिया की है मेरी अंतुआनेत। अब 20 वर्ष में लुई 16वां राजा बनते हैं। अब देखिए क्या करता है, यहाँ से कर्जा बढ़ जाता है। अब अमेरिका को उकसाता है लुई 16वां कि आप जो है इंग्लैंड से लड़ाई करिए। क्यों लड़ाई करिए? क्योंकि वो मेरे दादा से लड़ाई किया था, उस समय हम नहीं थे, अगर हम रहते तो हम जीत जाते। आप लड़ाई करिए
इंग्लैंड से, ये इंग्लैंड है और यहाँ पर एक अमेरिका है। तो अमेरिका को उकसा रहा है इंग्लैंड से लड़ाई करिए। तो अमेरिका की क्रांति के समय लिफायते के नेतृत्व में अमेरिका को सहयोग करने के लिए लुईस सोलोमन अमेरिका एवं इंग्लैंड के बीच युद्ध करने के लिए भेज दिया। पहले से 10 अरब लीब्रे का कर्ज था, इस युद्ध में खर्च हो गई 2 अरब, अब होती है इसमें 10 अरब। तो टोटल आपके पास हो गया 12 अरब लीब्रे का खर्च। आप ही बताइए कि पहले से तो खर्च था ही, आप देखिए उस वहाँ के फ्रांस के राजा का हाल क्या होगा, बदतर हो जाएगा। तो उसी बीच कुछ दार्शनिक लोग आए, जैसे अपने लोग कहते हैं दार्शनिक में आजकल संदीप माहेश्वरी को अपने शब्दों से क्रांति ला देते हैं, आशुतोष महाराज को अपने शब्दों से क्रांति ला देते हैं, बाबा रामदेव को अपने शब्दों से क्रांति ला देते हैं। उसी टाइम कुछ दार्शनिक हुए, उसका नाम था मॉन्टेस्क्यू। उसने शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत दिया। उसने जनता को समझाया ये बकौड़ तोड़ कुछ नहीं होता है, ये डराने धमकाने या शासन करने के गलत तरीका है जो पादरी करते हैं। उसने कहा सब शक्ति एक आदमी के पास नहीं रहनी चाहिए, शक्ति का बंटवारा होना चाहिए। वही दिया था शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत। और उसने एक पुस्तक की रचना की थी, स्पिरिट ऑफ लॉज की रचना की थी, राजा के देवी सिद्धांत का खंडन किया था। वो जो कहता था मैं देवता के द्वारा भेजा गया दूत हूँ और इसी के डर से गरीब मध्यमा मजदूर डरते थे। तो इसका खंडन किया मॉन्टेस्क्यू। अब आता है जॉन लॉक, वहाँ के दार्शनिक थे। द क्राइसिस गवर्नमेंट नामक पुस्तक की रचना की, तो पूछता है ये। अब उसी बीच आया है रूसो। रूसो का जन्म वैसे जेनेवा में माना जाता है और फ्रांस की क्रांति के समय वो फ्रांस आकर बस गया। उन्होंने फ्रांस की क्रांति का आधार तैयार किया था। कुछ लोग का कहना था कि रूसो का जन्म नहीं होता तो फ्रांस की क्रांति नहीं होती। उन्होंने द सोशल कंट्रैक्ट नामक पुस्तक की रचना की। उसे सामाजिक समझौता नामक पुस्तक की रचना की। हम एक ही ईश्वर की संतान है। उसने एक पुस्तक लिखा कॉमन विल नामक सिद्धांत दिया। इसका कहना था मनुष्य स्वतंत्र पैदा होता है लेकिन जन्म के बाद चारों तरफ जंजीर से बंध जाता है। देख रहे हैं इस फोटो में, सही में मनुष्य स्वतंत्र पैदा हुआ, जंजीर से चारों तरफ बैठ गया है, फैला हुआ है। देख रहे हैं, ये कहना था रूसो का। अब पुरुष इक्वलिटी नामक पुस्तक की रचना करते हैं। अब देखिए लुईस सोलोमा को 2 अरब लीब्रे पहले से कर्ज था उसके दादा का। अब देखिए 10 अरब लीब्रे कर्ज हो गया। इसे लुई सोलोमा का कोई फायदा नहीं है। अमेरिका इंग्लैंड को हरा देता है, दोस्ती के चक्कर में 10 अरब लीब्रे का कर्ज हो गया। अब क्या है कि अब राजा को सोच रहा है कि क्या करे, क्या कैसे करे कि 10 अरब लीब्रे मेरा, 2 अरब लीब्रे कर्ज तो पहले था, इसको कैसे। अब जनता पढ़ लिख गई है, अब राजा पर प्रश्न उठाने लगा है। राजा मोने मन सोचने लगा है कि क्यों न टैक्स बढ़ा दिया जाए। पहले से टैक्स ले रहा था सर्वसाधारण से, अब टैक्स बढ़ाने की बात कर रहा है। उसको राजा को मने मन डर भी है कि कहीं मेरा ही कुर्सी में खतरा केस क्यों न। तो अब देखिए टैक्स कितने प्रकार के होते हैं। तो वहाँ पर टैक्स होता है 2 प्रकार के, एक होता था टाइल, एक होता था ताइथ। अब टाइल कर क्या है, जैसे भारत में जीएसटी है, सब टैक्स के बदले एक टैक्स, उसी तरह से वहाँ के राजा 2 तरह के टैक्स लगाते थे। टाइल जो था राजा के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से वसूला जाता था जनता से। वो भी किस जनता से, सर्वसाधारण से। सर्वसाधारण में जिसकी जनसंख्या 90% थी उससे टैक्स वसूलता था, किसान से, गरीब से। टाइथ नामक टैक्स जो था जनता से धार्मिक कर के नाम पर ये पादरी वसूलता था। पादरी डराता था, धमकाता था, अगर तुम दान पुण्य नहीं करेगा
तुम इस जन्म में ये हो जाएगा, ऐसे मर जाएगा, अकाल मृत्यु हो जाता था। तो पहले इतने तरह की टैक्स सरकार जनता से ले रही थी, और पादरी और कुलीन वर्ग जो था, जो उसको समाज से उठा हुआ वर्ग कहते हैं, वो जो था सरकार को टैक्स दे नहीं रही थी। वहाँ की जो राजा था वहाँ पे जो टैक्स दे नहीं रहे था। अब आती है बात पार्लमा किसे कहते हैं। ये पार्लमा एक प्रकार की संस्था थी, संस्था नहीं कही, ये मीटिंग करने का व्यवस्था था जो राजा कुलीन के साथ करता था, बड़े लोगों के साथ, और पादरी के साथ दारू पार्टी करता था, उसी को पार्लमा कहते हैं। अब स्टेट जनरल किसे कहते हैं। स्टेट जनरल, अब ये 3 स्टेट को लोग राजा के साथ बैठक करते थे, उसके स्टेट जनरल कहते थे। पार्लमा समझ गए, इसमें राजा के साथ सिर्फ कुलीन और पादरी बैठक करेंगे, उसको पार्लमा कहते हैं। बैठक में कुछ नहीं होता था, दारू पार्टी होती थी। उसका पादरी का कहना था कि इस तरह से तृतीय स्टेट यानी सर्वसाधारण किसान मजदूर को कैसे और चूसा जाए, इसी के बारे में सोचता था। तो राजा भी उसका हाँ में हाँ मिलाता था। स्टेट जनरल किसे कहते हैं। स्टेट जनरल का मतलब ये तीनों स्टेट होता था, इसमें राजा के साथ बैठक, कभी बैठक हुआ ही नहीं स्टेट जनरल का। इसमें पादरी, कुलीन, सर्वसाधारण, जिसको स्टेट जनरल कहते थे, एक साथ बैठते थे। अब फ्रांस की जनसंख्या कितनी थी। तो फ्रांस की जनसंख्या 1715 ईस्वी में 2.3 करोड़ थी, और फ्रांस की आज़ादी के समय यही जनसंख्या 2.8 करोड़ तक हो गई। अब ट्रांसफर टोटल कुल मिलाकर 12 अरब लीbre का कर्ज हुआ था। अब कर्ज को कम करे तो करे कैसे। इसी बीच लुई 16वां ने सलाहकार बुलाया कि इस कर्ज से कैसे छुटकारा पाया जाए। उसने 3 सलाहकार बुलाया, तुर्गो, नेकर और केलोन। अब तुर्गो ने कहा, राजा आपकी जो रानी है मेरी अंतुआनेत, वो बहुत खर्चालू है, खर्चा कम करिए। जैसे ही लुई 16वां अपनी पत्नी को बोलती है कि राज्य में अतिरिक्त कर टैक्स बढ़ने का कारण है कि आपकी खर्चा। अब देखिए लुई 16वां की पत्नी मेरी अंतुआनेत पूरा बैठ जाती है, रोने लगती है कि जल्दी से तुर्गो को भगाओ, जल्दी से भगाओ। उसी तरह से नेकर भी वही बात बोला, खर्चा कम करिए, खर्चा जो अतिरिक्त कर रहे हैं उसी से टैक्स बढ़ता है। अब कोलेन को लाया गया। कोलेन ने बोला, एक काम है कि आप जो है पहले बैठक कर लीजिए। वो बैठक का नाम जो हम आपको बोले थे, स्टेट जनरल की बैठक कर लीजिए, इसमें तीनों स्टेट के लोग को बुलाइए, और उसी से राय लिया जाएगा कि किस तरह से 10 अरब लीbre का कर्ज कम होगा। तो 1789 ईस्वी में जनरल की बैठक हुई थी, प्रथम जनरल की बैठक हुई थी। अब 175 वर्षों के बाद, 175 वर्षों के बाद अब पुनः बैठक 1614 ईस्वी में बुलाने की बात कही। अब तीनों वर्ग खुश था, पादरी खुश था किस तरह से हम और सर्वसाधारण से हम टैक्स बढ़ा लेंगे। कुलीन खुश था कि हम भी पादरी बन जाएंगे, हम भी जनता को डराएंगे धमकाएंगे। सर्वसाधारण इस बात से खुश था कि 175 वर्ष के बाद न टैक्स हो रहा है, हम दोनों पर और टैक्स लगवाएंगे। तो इसी कड़ी में अगला नेक्स्ट वीडियो लेके आएंगे। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा इस बात को। नहीं आया है तो वीडियो को पुनः देखिएगा। वीडियो अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत आभार।